हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बेटा, फिर से एक साल बाद आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। बहुत लंबी छुट्टियों पर चले गए थे। तो चलिए, ये यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए हम आपको हिंदी कराएंगे। आपका एग्जाम जून में है, तो हम कोशिश करेंगे कि जून तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें। अभी हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपको लाइव क्लास देंगे फिर। ठीक है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि लाइव क्लास देनी है, या फिर आपको जो भी लग रहा हो कि मैडम इस तरीके से समझा दो, या फिर किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में समझाओ, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाए। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है आपका 50, दूसरा 52, तीसरा 53 और चौथा 51। यानी कि ए 50, बी 52, सी 53 और डी 52। तो हिंदी वर्णमाला में बेटा मूलतः वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 52, यानी कि 52। अब ये 52 कैसे होती है? इसमें क्या होता है, इसमें 11 होते हैं बेटा हमारे स्वर। ठीक है, 33 होते हैं इसमें हमारे व्यंजन। ठीक है, 4 होते हैं इसमें हमारे संयुक्त स्वर। ठीक है, 2 होते हैं बेटा इसमें हमारे अयोगवाह, और 2 होते हैं हमारे उत्क्षिप्त। तो देखिए, 11 और 33 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50 और 2 52। इस तरह से हमारी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, और हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, ये कह रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। 4 विकल्प है बेटा, ए वर्ण, बी शब्द, सी पद और डी उच्चारण। तो बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है वर्ण, क्योंकि हमारी वर्णमाला में अभी आपने पढ़ा 52 वर्ण होते हैं, यानी कि ए से ज्ञानी तक प्रत्येक अक्षर क्या होता है, अपने आप में एक वर्ण होता है। अब आप कहोगे शब्द और पद फिर क्या होता है? जब हम व्यवस्थित वर्णों से एक शब्द बनाते हैं, जैसे मैंने रा यहां लिखा, मा लिख दिया और आ लिखा। अब मैं इन वर्णों को व्यवस्थित करूंगी, मैं लिखूंगी राम। तो ये क्या हो गया? ये एक शब्द हो गया, स्वतंत्र शब्द। ठीक है, अब यदि इसी शब्द का प्रयोग मैं किसी वाक्य में करूंगी तो वो हो जाएगा बेटा पद। जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है। ठीक है, ये पूरा वाक्य एक परिवार है, और जैसे परिवार में हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है, वैसे ही हर शब्द का वाक्य में अपना एक रोल होता है। अब देखिए, राम यहाँ पे क्या है? राम यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, इसमें क्या है? संज्ञा। तो आपको पता चला पद क्या होता है? जब वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, और दूसरा विकल्प इसमें शब्द है, तो आपको पता चल जाएगा कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। जब उसी वर्णों के व्यवस्थित समूह से बने शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। उच्चारण, किसी भी वर्ण को जब हम प्रोनाउंस करते हैं या फिर बोलते हैं, उसके उसे उच्चारित कैसे करते हैं उसे हम कहते हैं उच्चारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं। 4 विकल्प दिया हुआ है, ए संयुक्त स्वर, बी मूल स्वर, सी गुरु स्वर और डी लघु स्वर। तो देखिए बेटा, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम गुरु स्वर। ठीक है, 2 प्रकार के स्वर होते हैं बेटा, एक होता है हरस, ये 4 होते हैं। दूसरा होता है गुरु, ये 7 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनमें एक मात्रा का समय लगता है बोलने के लिए, वो है ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन्हें बोलने के लिए कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। आपको पता ही है कि हमारे स्वर कितने होते हैं? हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो 11 स्वरों में 4 स्वर हमारे क्या होते हैं? 4 स्वर हमारे ह्रस्व होते हैं, और बाकी के 7 स्वर क्या होते हैं? हमारे गुरु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 7 क्या हो गए? हमारे गुरु हो गए। तो पता चला गुरु किसे कहते हैं? जिसमें बोलने में 2 मात्रा का टाइम लगता है। देखिए, ये एक एक है आ,
ए प्लस ए क्या बना, आ। यानी कि इन्हें बोलने में 2 मात्रा का टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का समय लग रहा है। वैसे ही इसे बोलने के लिए, इसे बोलने के लिए, इसे बोलने के लिए भी 2 सेकंड का ही समय लगेगा, इसे, इसे और इसे। इन सबको बोलने के लिए कितना समय लगेगा बेटा, 2 सेकंड का समय। और जिन्हें बोलने के लिए एक वर्ण से ज्यादा दुगुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुरु। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। ये क्या कह रही है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, ए ओ, बी ई, सी आउ और डी ए। तो बेटा संयुक्त स्वर कौन सा होता है, जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, और आंसर क्या है हमारा, सी ओ। अब ओ, ओ हमारा गुरु भी है, किस किस से मिलकर बना है, ए प्लस ओ, इनसे मिलकर क्या बना, ओ। संयुक्त मतलब 2 वर्णों का आपस में जुड़ जाना, यहाँ ये 2 वर्ण जुड़े और उन्होंने ओ बना दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या आपकी 5 कह रही है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, ए व्याकरण, बी बोली, सी व्यंजन और डी स्वर। तो देखिए बेटा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। अब स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर। इन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी कि इन्हें बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। याद रखने के लिए याद रखना, स से स्वतंत्र और स से स्वर, यानी कि जो स्वतंत्र बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 4 विकल्प दिए हुए हैं, 11, बी 10, सी 13 और डी 9। तो देखिए बेटा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अभी मैंने लेकिन ये 13 भी दिया हुआ है, कहीं कहीं क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में लिखित स्वरों की संख्या कितने हैं, तो बेटा लिखित स्वरों की संख्या कितनी है, 13। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि जब भी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो आपसे बोलने वाले स्वरों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको क्या बतानी है, 11। यदि वो 13 पूछेगा तो लिखित प्रश्न में मेंशन करेगा कि वर्णमाला में लिखित स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको 13 लिखना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन यही आता है कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या कहनी है, 11। चलिए प्रश्न संख्या 7, जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए बेटा, 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए अस्वर, बी अस्वर व्यंजन, सी उभय स्वर और डी अयोगवाह। तो बेटा जो ध्वनियां न स्वर है और ना व्यंजन है उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, और वो कौन कौन सी होती है, अंग और अंग। ठीक है, ये होती है विसर्ग और ये होते हैं अनुस्वार। ठीक है, ये दोनों होती हैं ध्वनियां जो ना तो स्वर होती हैं ना व्यंजन होती हैं, क्योंकि स्वर कौन से होते हैं, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, इसलिए 11 स्वर है, ये दोनों ध्वनियां स्वतंत्र नहीं बोली जाती। आप बोल के देखिए, अंग, अह, एक में आपको अ की आवाज पहले आएगी, फिर अंग की आवाज आएगी छुपी हुई, और अह में जब भी विसर्ग में आपको पीछे हा की आवाज आती है। तो जो ध्वनियां ना स्वर होती है ना व्यंजन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवा। प्रश्न संख्या 8, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता, ए स्वर के बिना, बी अनुस्वार के बिना, सी उपसर्ग के बिना और डी विसर्ग के बिना। तो देखिए बेटा, कोई भी व्यंजन जिसके बिना उच्चारित नहीं हो सकता वो है आपका आंसर ए, स्वर के बिना आप किसी भी व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है वर्ण अपने आप में। तो अब कमल आपको बोलना है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, ए, फिर ये क्या हो जाएगा, कै। ऐसे ही मैं, म, ए लगाएंगे, मैं हो जाएगा ये, मैं। अब मैं बोल रहे हैं, मैं के बाद ए की आवाज आ रही है, ऐसे ही ल। ये हलंत वाले स्वर होते हैं, फिर इनमें क्या जुड़ता है, फिर इनमें ए जुड़ता है, और फिर ये क्या हो जाता है, बाद में इसमें ल की आवाज आने लगती है। अब देखिए, कै मैं ल, ये हो गया कमल। और अगर हम इसे लिखेंगे तो ल, हलंत हलंत लगाओ, बोल के दिखाओ आप इसे, नहीं बोल पाओगे ना। तो कोई भी वर्ण बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। चलिए नेक्स्ट,
प्रश्न संख्या 9, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मैंने पहले भी कहा था, जहां दो वर्ण आपस में मिले होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए ड, बी झ, सी ढ और डी श, क्षत्रिय वाला श। तो इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त है, ये व्यंजन की बात हो रही है, वो आपने स्वर पढ़ा था। तो आंसर है आपका डी, क्षत्रिय। ये किससे बनता है, ये बनता है बेटा हलंत वाले कैसे, यानी कि अ रहित कैसे और शा, षटकोण वाला पूरा सा, ये मिलकर क्या बनाते हैं, शत। ठीक है, ये बन गया आपका क्षय। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए प्रश्न संख्या 10, ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। चार विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं। ए ज इया, बी ज न्य, सी ज इया फिर से और डी ज प्लस धा। अब देखिए बेटा, इन्होंने यहाँ पे दो विकल्प सेम सेम आ रहे हैं। विकल्प ए में भी इन्होंने ज हलंत वाला प्लस इया है, गलती से हो जाता है जब हम पीपीटी बनाते हैं तब हमसे हो जाता है। ठीक है, और जा प्लस इया, ये सी विकल्प भी आपका यही है। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका ए विकल्प भी सही है, आपका सी विकल्प भी सही है। क्योंकि ये जो ज्ञ होता है, जिसे आप ज्ञानी बोलते हैं, कुछ लोग ज्या बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, कुछ लोग ज्ञ बोलते हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है किन दो वर्णों को मिलकर होता है, एक तो ज हलंत वाला ज और दूसरा इया, ये अनखाली वाला है बेटा। ठीक है, इसमें कोई हलंत नहीं लगा होता है। तो क्या बनता है आपका ज्ञ। तो आपका विकल्प ए और विकल्प सी दोनों सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये बेटा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, ये केवी में भी आता है, डीएसएसबी में भी आता है, पुलिस में भी आता है, और ये यूपी टेट में भी आता है। तो चलिए देखते हैं। ए गे, बी त्रे, सी है और डी कै। हिंदी शब्दकोश में जो ये क्षय का क्रम आता है वो किस वर्ण के बाद आता है बेटा, कै के बाद। क्यों, क्योंकि ये जो श है हमारा, इसे इसका निर्माण किससे होता है, कै प्लस श से। तो यदि हम हिंदी शब्दकोश में इसे ढूंढेंगे तो किसके बाद ढूंढेंगे, कै के बाद ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12, क्षय वर्ण किसके योग से बनता है। चार विकल्प हैं, क प्लस श, बी क प्लस श, सी क प्लस च और डी क प्लस छ। ठीक है, अब हम क्या नहीं बोल सकते, ही हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें ए वर्ण नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्षय किस किस के सहयोग से बनता है बेटा, ये बनता है आपका ए, मैंने आपको पीछे भी बताया क प्लस श। तो ये क्या बनेगा, क्षत्रिय, और इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए प्रश्न संख्या 13, ये कह रहे हैं इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। ए य र ल व, बी क ख ग घ, सी श श स ह और डी प फ ब और भ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अंत्यस्थ व्यंजन इनमें से कौन से हैं। तो हमारे जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं बेटा य र ल व। कौन से होते हैं, य र ल व। अब क्यों होते हैं, संस्कृत वालों का मानना है कि जो य र ल व है वो वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उनके बिल्कुल मध्य में स्थित होते हैं, अंत में स्थित होते हैं, इसलिए उन्होंने इसे क्या कहा है, उन्होंने इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहा। ठीक है, तो हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए लिखा अंतस्थ, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं, य र ल व। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि कंठ से कौन सा जो वर्ण है वो बोला जाता है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें कुछ छोटे छोटे सूत्र दूंगी। यदि आप उन सूत्रों को समझ लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे, केवल 5-6 सूत्र हैं, तो आप कभी भी ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत करके नहीं आ सकते बेटा। जैसे मैथ में लॉजिक होता है, साइंस में लॉजिक होता है, वैसे हिंदी में भी लॉजिक होता है। ये नॉन सेंस नहीं होती है, इसमें भी सेंस होता है, इसमें भाव भी होते हैं और सेंस भी होता है। इसलिए यदि आप इसे हिंदी को सेंस से पढ़ोगे तो आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। ये सारी हिंदी वही तो है जो आप पीछे पढ़ के आए हो, लेकिन बस वहां आपने
ना आपने ठीक से शायद पढ़ा और ना किसी ने इस बात पे ध्यान दिया, क्योंकि लैंग्वेज को रफली ले लिया जाता है कि पास तो हो ही जाना है, हमारी मदर टंग है। लेकिन आप इसमें जितनी मेहनत करोगे, आप अपने किसी भी क्षेत्र में उतने ही ज्यादा सफल होगे, आपके पास शब्दों का चयन उतना ही बढ़िया होगा। इसलिए बेटा हिंदी को हमेशा लॉजिकल तरीके से पढ़ो। यदि आप हिंदी को आप हिंदी की बुक भी उठा के देखेंगे, उसमें भी हर चीज का लॉजिक दिया हुआ है। हिंदी ऐसे ही नहीं बन गई है, इसकी वर्णमाला ये बड़ी लॉजिकल और साइंटिफिक वर्णमाला है। चलिए देखते हैं, ये कह रहे हैं इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से, यानी कि वो कौन सा वर्ण है जिसे हम कंठ से यहां से बोलते हैं गले से। ए तय, बी गे, सी पै और डी च। देखिए बेटा, एक क्या होता है, एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। यानी कि आ का मतलब है ए और आ दोनों, कै का मतलब है का वर्ग। का वर्ग क्या होता है, कै, खे, गे, घे। कुछ परिस्थिति में अणय खल्ली भी, ठीक है। और विसर्ग ये किससे बोले जाते हैं बेटा, ये किससे बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। यानी कि ए आ, कै खे गे घे ण और है, और कुछ परिस्थिति में विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। अब इसमें कौन सा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बेटा गे, कै खे गे घे, गे घे और ण। तो गे किसमें बोला जाता है बेटा, गे कंठ से बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। मैं तभी कह रही हूँ, मैं आपको ये सूत्र आपको दे दूंगी, आपको अच्छे से समझा दूंगी। अगर आप इन्हें कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत ही नहीं होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गे जय छ च ट इनमें से तालव्य, महाप्राण, घोषवर्ण कितने हैं। ठीक है, अब इन्होंने कितनी चीज पूछी है बेटा, देखिए बहुत लॉजिकली सवाल है, आपको कई सारी चीज देखनी है। पहले तो आपको ये देखना है तालव्य, इनमें से कौन सा तालु से बोला जाता है। दूसरा देखना है आपको महाप्राण कौन सा है, फिर देखना है आपको घोष कौन सा है। ठीक है, इन्हें देखने का एक सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है, जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग कौन से होते हैं हमारे, कै, च, ट, ट और प। ये हमारे याद करने का तरीका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क वर्ग में कौन सा होता है, क, ख, ग, घ और ण। च में च, छ, ज, झ और ञ। ट में ट, ठ, ड, ढ और ण। ट में त, थ, द, ध और न। और प में प, ठ, द, ध और म। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। अब इन्हें बोलने के लिए मैंने पहले भी कहा सूत्र होते हैं। ठीक है, तो अब एक बात याद रखना बेटा, तालव्य के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कौन सा कहां से बोला जाता है। जैसे मैंने बोला अकुहा विसर्जन्य नाम कंठा, यानी कि वो जितने भी वर्ण थे कंठ से बोले जाते थे। ठीक है, अब तालव्य से क्या होता है, ईचु यश नाम तालु, यानी कि तालु। देखिए ये कह रहे हैं कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, च मतलब च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, उसके बाद या और शा, ये किससे बोले जाते हैं, ये बेटा तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा वर्ण इसमें है या नहीं है। ठीक है, अब ग, ग तो नहीं है इसमें, च भी नहीं है, जय भी सॉरी जय भी नहीं है। अब देखिए झ है इसमें, ये रज। ठीक है, तो एक बात हमारी तय हो जाती है कि जो हमारा झ है वो किससे बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है। अब हमारा च, च भी हमारा तालव्य से बोला जाता है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। छ छ जय जय, तो हमारा छ और हमारा जो च है और छ ये किससे बोला जा रहा है, ये तालव्य से बोला जा रहा है। तो एक बात तय हो गई कि ये दोनों तालव्य से बोले जा रहे हैं। लेकिन अभी हमें और क्या पता करना है, हमें करना है कि महाप्राण। तो ये जो वर्ग होते हैं बेटा 1 2 3 4 5, इसमें जो पहला होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण। मैं यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, पहला क्या होता है, अल्प प्राण। दूसरा क्या होता है, महाप्राण।
फिर तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण, फिर चौथा क्या होता है, महाप्राण, फिर क्या होता है, फिर पांचवा होता है अल्प प्राण। ठीक है, अगर आप ये वाला जो चार्ट है याद कर लोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। फिर से देखिए, ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों को हम क्या करेंगे, पहले वर्ग क्या होता है, यानी कि कै चे टे ते पे, ये हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण। खे छे ठे थे फे, ये हमारे होते हैं महाप्राण। गे जे डे दे बे, ये हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण। घे झे ढे धे भे, ये हमारे महाप्राण। फिर अण या अण न म, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, तो हमने ये भी, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे तालव्य से बोले जाने वाले वर्ण थे, छ और च, इनमें से महाप्राण कौन है। देखिए, ये हमारा महाप्राण कौन सा है, छ। ठीक है, ये हमारा महाप्राण एक हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से घोष कौन सा है। ठीक है, एक में ही इसने 3 क्वेश्चन पूछे, आप देख लीजिए, इसमें से अब घोष कौन सा, घोष क्या होता है। तो व्यंजन को जो बांटा गया है ना, स्वर वर्णों को जो बांटा गया है, घोष और अघोष, दो में बांटा गया है हमारे बोलने के हिसाब से। जिन वर्णों को बोलते हुए हमारे स्वर तंत्री ज्यादा नहीं आवाज करती, उन्हें हम कहते हैं अघोष, और जिसमें ज्यादा आवाज करती है उन्हें हम कहते हैं घोष। ठीक है, तो ये जो वर्ण, ये जो हमारा वर्ग होता है, इसमें से पहला और दूसरा अघोष होता है, यानी कि ये भी अघोष और ये भी अघोष। ठीक है, और बाकी तीनों क्या होता है, घोष। ये भी घोष, ये भी घोष और ये भी घोष। ठीक है, अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन इतने में सोल्व हो जाता है। देखो बेटा, पेशेंस आपको देखना पड़ेगा, अगर आप ऐसे करेंगे, आपको एग्जाम देना है, आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। राग आपको लगेगा मैडम टाइम ले रही है, तो आपको समझाने के लिए मैडम टाइम ले रही है। तो देखिए, ये कह रहे हैं, हमने कहा था छह और छह, ये हमारा क्या तय हो गया था कि ये तालु भी है और छह हमारा महाप्राण भी है। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये घोष है, तो जो हमारा छह है वो हमारा घोष नहीं है। और च, अब यदि हम च पे जाते हैं तो च क्या है, च हमारा महा, हमारा च महाप्राण नहीं है, तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, मतलब होठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ए ग, बी तय, सी च और डी पै। तो बेटा, ओष्ठ से बोले जाने वाले जो वर्ण है वो है हमारा पै, पै, है, बै और भै। ये हमारे किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से। इसका सूत्र होता है उपउपाध्याय माने नाम कंठा। जब मैं अलग से बनाऊंगी तो आपको ये बता दूंगी, अभी आप इतना याद कर लो कि पै फै बै भै, आप बोल के देख लो। पै फै बै भै दोनों में हमारे जो लिप्स है एक दूसरे से टकराते हैं और तभी अंदर से ध्वनि निकलती है, वो इन्हीं वर्णों की निकलती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने अभी पीछे बताया, ए मूर्धन्य, बी नासिक्य, सी तालु और डी ओष्ठ्य। तो पा वर्ग जो हमारा है वो किससे बोला जाता है, पै वर्ग। पै वर्ग तो आपको समझ में आ गया होगा ना, मैंने कहा था 5 वर्ग होते हैं, कौन से, कै चे टे ते पे। ये पा वर्ग, प प ब और भ, ये है पा वर्ग। तो ये किससे बोला जाता है, पा वर्ग, ओष्ठ से। डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखिए, 3 चीज एक ही प्रश्न में पूछ ली, बेचारा बच्चा क्या करे, लेकिन बताना तो पड़ेगा बेटा, इसीलिए कह रही हूँ ना, यहीं से अच्छे से समझ लो अभी एक बार ही, ताकि बार बार, कुछ बच्चे होते हैं जब पढ़ने लगते हैं तो मछली आने लगती है दिमाग में, नहीं बस अब नहीं हो सकता। वो थोड़ा सा टाइम होता है, 2 घूंट पानी पियो, 1 मिनट इधर उधर घूमो और वापस से लग जाओ समझने और करने, तो हो जाता है। ठीक है, चलिए मूर्धन्य। अब मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य के लिए एक सूत्र होता है बेटा, ऋतु रशना मूर्धा। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ए दिया है उन्होंने पै, बी ई, सी टे और डी चे। तो पहले हम सूत्र लिखते हैं, क्या है हमारा, चलिए शा होता है, कहीं कहीं बेटा सा लिखा जाता है, कहीं कहीं शा लिखा जाता है। तो री से ऋषि। ठीक है, टू का मतलब ट वर्ग,
ठ, ड और ढ। अणे आप लगा सकते हैं, वैसे ये नासिका से बोला जाता है, ठीक है। लेकिन लिखने में संस्कृत में जब भी हम इस सूत्र को लिखेंगे तो अणे लिखा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद र और उसके बाद श। ये हमारे किससे बोले जाते हैं बेटा? ये हमारे मूर्धन्य से बोले जाते हैं, ठीक है। अब देख लो इसमें से है क्या, इसमें से कौन सा, इसमें से हमारा ट है। चलो एक बात तय हो गई कि हमारा जो ट है वो मूर्धा से बोला जाता है। ऋतु रषणा मूर्धा किससे बोला जाता है? वो हमारा मूर्धा से बोला जाता है। अब ये अल्पप्राण है क्या? मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, ये देखिए वो कह रहे हैं कि हमारा ट क्या है? अल्पप्राण। हाँ, हमारा ट अल्पप्राण है, ये देखिए मैंने आपको बता रखा है ट क्या है? अल्पप्राण है। तो हमारी जो हमारा दूसरे जो उन्होंने कंडीशन रखी है कि इनमें से वो अल्पप्राण भी है, मूर्धा से बोला जाता हो और अल्पप्राण है, तो वो भी हमारी पूरी हो जाती है। अब ये कह रहे कि अघोष व्यंजन, अब देखते हैं कि ये अघोष है या नहीं है, ठीक है। देखिए, हाँ ये अघोष भी है, ठीक है। तो यानी कि इस तय ने हमारी जितनी भी उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी थी सारी पूरी कर दी। तय क्या है? तय हमारा मूर्धन्य से बोला जाता है, हाँ जी मूर्धन्य से बोला जा रहा है। फिर ये हमारा अल्प प्राण है, हाँ जी ये हमारा अल्प प्राण भी है। ये हमारा अघोष है, हाँ जी ये हमारा अघोष भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, तय। प्रश्न संख्या 19, दंत्य वत्स्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए इन्होंने फिर कितनी सारी चीज पूछी। एच विदय, सीतय और डी तय। अब ये कह रहे हैं वत्स्य का उदाहरण इनमें से वो अल्प प्राण भी हो और क्या हो? अघोष भी हो। तो बेटा आंसर है हमारा तय। तय क्या है हमारा? आप ऐसे बोलेंगे ना ता, वो दंत्यवत्स है जो हमारे दांत के पीछे वाली जो जगह होती है ना, जो दांत के पीछे वाली जो छत होती है जहां पे हमारी जीभ जाके लगेगी, देखिए ता ता ता। अब बोलेंगे ना ता ता बार बार, तो ये दांत और दांत के पीछे का थोड़ा सा हिस्सा टच करती है, तो ये वत्स्य है। ये जो ये वाली छत है यहाँ पे हमारी टंग लग रही है, वहां से बोला जाता है। बोलिए तय, आप बार बार तय बोलेंगे वहीं जाके लगेगा। एक है लिर तुलसा नाम दंत्य, ठीक है, इसका ये सूत्र होता है। तो तय हमारा क्या है? तय हमारा दंत्य है, दांतों का सहारा लेके बोला जाता है, जीभ दांतों पे जाके लगती है। अल्प प्राण है, अघोष है। चलिए देख लेते हैं। देखिए तय हमारा क्या है? अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा हमारा तय। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? अब ये ब पूछना चाह रहे कि ब कहां से बोला जाता है? ए ऊष्म, बी ओष्ठ, सी दंत और डी तालव्य। तो देखिए बेटा मैंने पहले भी कहा था कि ब किस में आता है? प वर्ग में आता है। 5 वर्ग में से जो प वर्ग होता है, प, फ, ब और भ, किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओष्ठ। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए इन्होंने फिर से कई कंडीशन लगा दी है इसमें, वो ओष्ठ भी हो, महाप्राण भी हो, घोष व्यंजन भी हो। अब इनमें से कौन से वर्ण का उदाहरण है? अब 4 विकल्प है, ए व, बी भा, सी था और डी द। जैसे कि आपको बताया एक बात कि जो हमारा पा वर्ग है वो ओष्ठ से बोला जाता है। तो यदि हम यहाँ पा वर्ग को लिख लेंगे, देखो बेटा एग्जाम में भी लिख लेना, इतना कम समय नहीं होता कि आप ना कर पाओ। मैथ की सम्स नहीं है कि आपको इसमें इक्वेशन करनी पड़ेगी, आपको तो लिखना है और लिख के करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, आप भूलोगे नहीं। तो पै है, ड और भ। तो ये कह रहे हैं कि ओष्ठ से बोला जाता हो पहले तो देखिए वाह नहीं, भ भ ओष्ठ से बोला जाता है, है भी ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। यानी कि दो है, दो वर्ण है हमारे जो ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, लेकिन हमें एक ही बताना है इसमें से। अब ये कह रहा है वो महाप्राण भी हो और क्या हो? घोष हो। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए भ क्या है बेटा? भ देखते हैं, भ क्या है? भ महाप्राण है और भ क्या है? भ घोष भी है। देखिए भ ये क्या था? ये अघोष था, महाप्राण तो था ये, लेकिन ये क्या था? ये अघोष था। अब वो कह रहे हैं कि वो घोष भी हो और महाप्राण भी हो, तो भय क्या है हमारा? भय घोष भी है।
ठीक है, ये रहा घोष और ये महाप्राण भी है। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये औष्ठ से बोला जाता है, ये महाप्राण है और ये घोष भी है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 22, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए, इन्होंने फिर से वही पूछा, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं आपको वीडियो डालूंगी, आप उस वीडियो को 2 बार देख लेना बेटा, लिख लिख के याद कर लेना, आपको पक्का हो जाएगा। ये सवाल आपके गलत कभी होंगे ही नहीं। एक बार चार्ट बनाना पड़ेगा आपको सारी चीज को, और बस उसके बाद आपको बाकी दूसरे चार्ट बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए, ये कह रहे हैं मूर्धन्य, और मैंने आपको क्या बताया था मूर्धन्य का? ऋतु रसनाम मूर्धा। तो यदि हम ऋतु रसनाम मूर्धा वाली बात पर जाएं, तो देखिए इन्होंने 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए छह, बी तय, सी ठय और डी है। तो ऋतु रसनाम मूर्धा में क्या आता है बेटा? हमारा टा भी आता है, टा वर्ग में हमारा ठय भी आता है, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें कोई एक वर्ण बताना है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें से महाप्राण कौन सा है? यदि हम अल्प प्राण और महाप्राण हम लिख लेंगे टय, है, डे और डे, यहां तक ही लिखते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। ठीक है, ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि वो महाप्राण हो। तो देखिए, तय हमारा क्या है? तय हमारा अल्प प्राण है, लेकिन ठय हमारा क्या है? ठय हमारा महाप्राण है। अब इसने हमारी 2 चीजें कंप्लीट कर दी कि हमारा ठय मूर्धन्य से बोला जाता है, और ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा महाप्राण भी है। अब ये कह रहे हैं कि ये अघोष भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, पहला क्या? पहला भी अघोष, दूसरा भी अघोष, तीसरा घोष, चौथा भी घोष, और जहां पे 5वां आएगा वो भी घोष। तो जो हमारा ठ है वो मूर्धन्य से भी बोला जा रहा है, वो महाप्राण भी है, वो अघोष भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगर बेटा आप इन्हें रट लोगे ना, तो आप क्वेश्चन के पास में ही बना दो, एक बार चार्ट बनाओगे सारे क्वेश्चन उसी में से कर दोगे। चलिए, प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23, मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इन्होंने फिर से 3 आपको क्या दिए? कंडीशन दिए। तो ये कह रहे हैं मूर्धन्य, पहले तो वो मूर्धा से बोला जाता हो, फिर वो अल्प प्राण हो, फिर वो घोष भी हो। 4 विकल्प है, ए तय, बी द, सी भय और डी है। तो मूर्धन्य के लिए हमने आपको क्या बताया था? ईचु यशनाम तालु अथवा विसर्जन्य नाम कंठा, ईचु यशनाम तालु ऋतु रशनाम मूर्धा, यानी कि ऋषि वाला और ट वर्ग जितना भी होता है वो मूर्धा से बोला जाता है। अब आप देख लो इसमें ट वाला कौन सा है? ट है, ड और, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे हलंत लग रहा है, तो ये नहीं होने पड़ेगा। ठीक है, कौन सा होगा? अब तय देखते हैं, तय भी इन्होंने अरहित वाला दिया है, लेकिन इसे हमें वर्ण में ही काउंट करना पड़ेगा, इसे भी और इसे भी। ठीक है, सबके नीचे हलंत ही लगा के इन्होंने हमें दिया है। तो चलिए, इसके अनुसार ही हमें आंसर भी बताना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं हमारे 2 हो जाते हैं, तय और ड। अब हमारे 2 वर्ण है जो किससे बोले जा रहे हैं? मूर्धा से बोले जा रहे हैं। अब ये अल्प प्राण होने चाहिए, तो देखते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, फिर सॉरी, फिर अल्पप्राण, उसके बाद फिर महाप्राण। ठीक है, तो ये वाला हमारा तय हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अल्पप्राण हो, तो हमारा तय भी अल्पप्राण हो रहा है और हमारा ड भी अल्पप्राण हो रहा है। अब ये इनकी चौथी है कि वो घोष हो, घोष। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने आके बदल दिया है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे? पहले तो देखेंगे आंसर लगा देंगे। अब इन्होंने तीसरी बार में जाके कंडीशन चेंज कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि वो घोष भी होना चाहिए, और आपको पता ही है कि पहले वाला क्या होता है? पहले वाला भी अघोष होता है, दूसरे वाला भी अघोष होता है, बाद के 3 घोष होते हैं। घोष, घोष, जो भी यहाँ अनखाली वगैरह आएंगे वो सारे घोष होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे टे हैं ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ आ जाएगा घोष वाला मामला? ड पे। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए बेटा, सारी चीज लॉजिकली होती है, ऐसे नहीं। मैथ हिंदी में भी मन लगाओगे ना तो बहुत मन लगेगा, अगर रटोगे तो कुछ मन नहीं लगेगा। प्रश्न संख्या 24, ये कह रहे हैं तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? ठीक है, अब इन्होंने 4 विकल्प दिए हैं, ए घ, ए घ, बी ज, सी या और डी झ। अब ये कह रहे हैं कि वो तालव्य भी हो,
महाप्राण भी हो, घोष वर्ण भी हो, इनमें से उसका उदाहरण कौन सा है? तो ईचू या शनाम तालु, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो च वर्ग हमारा किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। च वर्ग हमारा क्या होता है? च, छ, जय, झ और इया। तो देखिए इसमें कौन सा है बेटा? अब इसमें हमारा जय भी है और इसमें हमारा झ भी है और इसमें हमारा इया भी है। तीन वर्ण है हमारे जो तालव्य से बोले जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि महाप्राण, अब हम इसमें लिख देंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और फिर अल्प प्राण। ठीक है। अब अब हम इनमें से देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले इसमें जय है। जय क्या है हमारा? जय हमारा अल्प प्राण है, तो जय हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद इया, इया क्या है हमारा? इया भी अल्प प्राण है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है हमारा? झ, झ क्या है हमारा? महाप्राण है। तो ये लगभग लगभग हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? घोष। तीसरी कंडीशन भी हमें आपको बतानी है। तो पहले दो क्या होते हैं? पहले दो होते हैं हमारे अघोष और बाद के तीन क्या होते हैं हमारे? घोष। तो देखिए हमारा जो ये जो हमारे झ आ गया है, झ, झ में हमारी सारी कंडीशन पूरी हो रही है। झ हमारा क्या है? झ हमारा तालव्य है, झ हमारा महाप्राण भी है, झ हमारा घोष भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? झ। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 25। अब ये कह रहे हैं तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब इन्होंने फिर से तीन कंडीशन दे दी कि वो तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो, अघोष भी हो। वो वर्ण कौन सा है उसका इन चारों में से एक उदाहरण हमें बताना। चार विकल्प है, ए थ, बी झ, सी च और डी श। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? तालव्य। तालव्य कौन सा होता है? इचू या शनाम तालु, यानी कि च वर्ग हमारा किससे होता है? तालव्य से होता है। च, छ, ज, झ और इ। फिर से हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत कितने आ रहे हैं। तो ये झ आ रहा है, च भी आ रहा है। ठीक है। दो वर्ण आ रहे हैं हमारे, ये भी नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है, इन्हें हम काट देंगे। अब ये कह रहे हैं महाप्राण भी होने चाहिए, तो लिखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण। बेटा मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना, ताकि आपको ये अल्प प्राण महाप्राण लिखने की आदत पड़ जाए। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा, ये कह रहे हैं महाप्राण होना चाहिए। च हमारा क्या है? च जी हमारे तो अल्प प्राण है, तो हमारे च भी नहीं हो सकते। अब क्या बचा? केवल हमारा छ बचा। तो छ क्या है हमारा? छ हमारा महाप्राण है। अब चलो घोष भी देख ही लेते हैं, वैसे आंसर तो छ ही है, फिर भी देख ही लेते हैं। पहले दो अघोष, बाद के घोष, बाद के तीन घोष। तो अब देख लो बेटा, ये हमारा तालव्य से भी बोला जा रहा है, ये महाशय बी तालव्य से बोले जा रहे हैं छह भाई साहब, और ये महाप्राण भी है और ये अघोष भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। कंठ्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए थ, बी थ, सी घ और डी ग। तो देखिए मैंने क्या कहा था? कंठ्य। कंठ्य में तो एक बात याद रखो, कैसे कंठ्य और कैसे कवर्ग। ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। अकुहा विसर्जन्य नाम कंठा, तो हम कवर्ग लिख लेंगे। कवर्ग किससे बोला जाता है? कवर्ग हमारा कंठ से बोला जाता है। तो क, ख, ग, घ और ण। देखिए ये कह रहे हैं कंठ से बोला जाता है, तो इसमें से कौन सा आता है? इसमें से हमारा घ भी, ये ग भाई सब भी आते हैं, घ भी आ जाता है। ठ और थ नहीं आता, इन्हें हम दोनों को काट देंगे। अब इन दोनों के बीच हमारी बोर होनी है, जो भी होनी है। आगे क्या है? महाप्राण है। अब ये महाप्राण होना चाहिए इन दोनों में से एक, तो ये हो गया अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण, ये सॉरी, चलिए देखिए ये है हमारा, यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो कै, ये अल्प प्राण हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा? महाप्राण हो गया। पेन खराब हो गया, हाँ कलर भी और मोटा हो गया बहुत। दोबारा पढ़ा दो क्वेश्चन? नहीं सर, रुक जाओ। यहाँ हो, क्या लिखूं? चलिए
क हमारा अल्प प्राण हो गया, ख महाप्राण हो गया, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, और उसके बाद फिर अल्प प्राण। अब ये कह रहे हैं कि पहले तो वो वर्ण कंठ से बोला जाना चाहिए, दूसरा वो महाप्राण होना चाहिए। तो हमारे इस चारों जो उदाहरण थे उनमें से दो वर्ण ऐसे थे जो कंठ से बोले जाते थे, घ और ग। तो जो हमारा ये कह रहे हैं महाप्राण होना चाहिए, जो हमारा घ है, घ हमारा क्या है, महाप्राण है, लेकिन जो हमारा ग है वो क्या है, अल्प प्राण, तो ग नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन्होंने तीसरी कंडीशन दी है कि वो अघोष भी होना चाहिए, सॉरी घोष भी होना चाहिए। तो जो पहले दो क्या होते हैं अघोष, पहला भी अघोष, दूसरा भी अघोष, तीसरा घोष, चौथा भी घोष, और पांचवा भी घोष। जो वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है, ये लिख लो, ठीक है बेटा। तो अब इन्होंने कहा हमारे पास केवल घ बचा है, कि घ किससे बोला जाता है, ये कंठ से भी बोला जाता है, ये महाप्राण भी है, ये देखो ये महाप्राण भी है और ये घोष भी है। सारी कंडीशन आपकी पूरी हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, घ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। चार विकल्प है, ए च, बी ट, सी त और डी ड। तो मूर्धन्य के लिए ऋतु रशना मूर्धा, यानी कि जो हमारा ट वर्ग होता है वो हमारा किससे बोला जाता है, मूर्धा से, ठीक है, जिस लोग मूर्धन्य भी कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं ट, ठ, ड, ढ और ना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं चलो मूर्धन्य से बोला जाने वाला होना चाहिए, तो इसमें से च तो है नहीं, ठीक है, ट भी नहीं है, अब ट है और ड भी है, ठीक है। अब देखते हैं वो अल्प प्राण भी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिख के देख लो, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर से अल्प प्राण, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से बचे थे, ट और ड बचे थे। अब जो हमारा ट है वो अल्प प्राण है, देखिए ट हमारा अल्प प्राण है, ठीक है, और जो ड था ड भी हमारा अल्प प्राण है। अब ये कह रहे हैं अघोष भी होना चाहिए, क्या करते हैं क्वेश्चन के एंड में जाके क्वेश्चन को बदलते हैं, पहले दो विकल्प हो जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं पहले दो देख के ही आंसर लगा देते हैं कि चलो ये हो गया, ये करके चल देते हैं, लेकिन बाद तक क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं अघोष भी वो होना चाहिए, तो पहले दो क्या होते हैं अघोष, 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 उसके बाद घोष, घोष, घोष और ये भी घोष, ठीक है। पहले दो अघोष अघोष कह रहे हैं वो, तो देखते हैं अब इसमें ये वाला परफेक्ट बैठता है या नहीं बैठता है। अब ड क्या है, ट में क्या है, ट हमारा अघोष है, ठीक है, ट हमारा अल्प प्राण भी है, ट हमारा अघोष भी है, लेकिन ड हमारा क्या है, घोष है, तो ड हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट, क्योंकि जो हमारा ट है वो मूर्धन्य भी है, मूर्धन्य से बोला जाता है, वो अल्प प्राण भी है, वो घोष भी है, तो आंसर हो जाएगा ट। अगर आप मन लगा के देखेंगे बेटे तो एक वीडियो में आपको सारी वर्णमाला आ जाएगी, लेकिन हाँ अगर आपको चलते फिरते देखने की आदत है तो शायद चलते फिरते तो कुछ होता ही नहीं है, नौकरी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना खराब है कि बच्चों को धक्के दे दे के 33% पे पास कर देता है हमारा एजुकेशन, हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है बच्चे को किस पे करता है, 33% में उसने बच्चे को पास करके अगली क्लास में भेज दिया। अगर 30% भी आए और बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है तब भी वो अगली क्लास में उस बच्चे को भेज देगा, तो उसका कितना सिलेबस बच जाता है, बच्चे को तो आता ही है 70% सिलेबस, उस 70% ना आने वाले सिलेबस को लेके जो कि टफ होता है उसके लिए वो अगली क्लास में पहुंच जाता है, वहां पे भी वो ऐसे ही प्रमोट होता चला जाता है, बोर्ड हमारे बच्चों को पास कर ही देते हैं। तो 10th 12th बच्चा ऐसे मजे से कर लेता है, बोर्ड कहता है बच्चा डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, बच्चा प्रेशर में नहीं आना चाहिए, रिजल्ट देख के बच्चा मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। छोटे बच्चा, अगर बच्चा दूसरी तीसरी में फेल हो जाए तो शायद वो ना मरे, उसमें दो थप्पड़ लगे या मम्मी थोड़ा डांटे और वो अगली क्लास में मेहनत करे कि मैं फेल हो जाऊंगा, इस बार मैं फेल हो गया हूँ, तो उसे मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, वो 33% से पास नहीं होगा। और अगर वो 40-45 वाला बच्चा भी है तब भी वो 40-45 अपनी मेहनत से लाएगा और पास हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो इतने बुरे हाल है हमारे यहाँ पे कि बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसे 33-40% नंबर लाके उसे पास कर देते हैं, उसे अगली क्लास में भेज देता है। 11वीं के बच्चे को लिखना नहीं आता, ये एनसीईआरटी बच्चे को 8वीं क्लास तक पूरी रट जानी चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे सिस्टम ऐसा है ही नहीं। इसकी वजह से आपके पास ज्ञान, आपका जो आपके वो वाले टॉपिक होते हैं जो आपको आते नहीं है, बहुत सारी बेसिक चीज आपको आती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है बेटा,
ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। बाद में जाके कहते हैं नौकरी के लिए मेरिट लगेगी, नौकरी भी तो 33% पे दे दो फिर आप। जेई में एडमिशन 33% पे करो, क्योंकि पहले से भी तो आप 33% पे अगली क्लास में भेजते आ रहे थे। फिर आप नीट में भी एडमिशन 33% पे कर लो, क्योंकि पीछे से भी तो आप बच्चे को 33% पे ला रहे हो। तो बच्चे को पता है कि 33% लाऊंगा तो मैं जो चाहेगा वो मिल जाएगा। छोटे बच्चे की क्या सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है कि वो अगली क्लास में पहुंच जाए, वो अगली क्लास में पहुंच जाए, मैं 7th में आ गया, मैं 8th में आ गया। 5वीं के बच्चे को बड़ा शौक होता है कि मैं पेन से लिखूंगा, उसे ये भी नहीं पता बेचारे को कि उसे टीचर अपनी अनुकंपा पे पास करता हुआ ला रहा है, भविष्य उसका खराब करता हुआ। तो बेटा आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस व्यवस्था के साथ रह के आप पढ़ सकते हैं, तो नहीं, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, खूब पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पढ़ाई को आपको करना ही पड़ेगा। जितनी रीडिंग लगाओ, रीडिंग लगा सकते हो उतनी रीडिंग लगाओ, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा। तो जो चीजें आप डिटेल में देख सकते हो उन्हें देखो, ध्यान से देखो, बैठ के देखो, शॉर्टकट नहीं पढ़ाई के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। कंठ है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? चलिए इसे इरेज कर लेते हैं पहले। मैंने आपको बताया था अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि जो हमारा कवर्ग होता है वो किससे बोला जाता है? कंठ से। तो हम लिख देंगे कवर्ग हमें आता है तो कै है गे घे और ड़। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कंठ से बोला जाता है, ठीक है, कंठ से बोला जा रहा है, क्या है वो? है तो नहीं बोला जा रहा, ध भी नहीं बोला जा रहा, फै भी नहीं बोला जा रहा, ग बोला जा रहा। अब ये कह रहे हैं अल्प प्राण होना चाहिए, तो अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, फिर पांचवा अल्प प्राण। ठीक है। अब ये हमारा ग बचा था, ग क्या है? हमारा अल्प प्राण है। ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं व्यंजन वर्ण का उदाहरण। इन्होंने केवल 2 चीज पूछी है कि वो कंठ से बोला जाता है और अल्प प्राण है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ग, क्योंकि ये कंठ से भी बोला जा रहा है और अल्प प्राण भी। ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प है, ख, बी कै, सी ई और डी है। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि ए आ का वर्ग क ख ग घ ण और है किससे बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से? ए आ का वर्ग कै, सॉरी आ, कै ख ग घ ण और है किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से दे रखा है? इन्होंने ख दे रखा है, कै भी कंठ से बोला जाता है, कै भी कंठ से बोला जाता है और है भी कंठ से ही बोला जाता है। तो अब ये करें क्या होना चाहिए? वो महाप्राण भी होना चाहिए। ठीक है। तो यदि हम अल्प प्राण और महाप्राण वाला चार्ट बनाते हैं, तो चलिए बना लेते हैं। चलिए देखिए, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है। तो इसमें कै क्या है? कै हमारा अल्प प्राण है, तो कै हमारा हो नहीं सकता। ठीक है। ख क्या है? ख हमारा महाप्राण है, तो ख हमारा हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि वो घोष भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घोष भी होना चाहिए। तो पहले क्या है? अघोष, अघोष और बाद के घोष, घोष और घोष। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो ख है, ख हमारा महाप्राण है, ख कंठ भी है और महाप्राण भी है, यानी कि ये दोनों चीजें ख हमारी पूरी करता है। ठीक है। लेकिन ख हमारा क्या है? ख हमारा जो क्या नहीं है? घोष नहीं है। ठीक है। ख हमारा क्या नहीं है? ख हमारा अघोष है, घोष नहीं है। तो आंसर क्या होगा? है, क्योंकि है हमारा अल्प प्राण भी है और है हमारा क्या है हमारा घोष स्वर भी है, तो आंसर हो जाएगा डी, है। प्रश्न संख्या 30, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं, ए री, बी ए, सी यू और डी ई। इन्होंने कहा है मूर्धन्य, यानी कि जो मूर्धा से भी बोला जाता है और ह्रस्व भी हो। ठीक है। यानी कि ह्रस्व जो एक मात्रा में बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जो स्वर एक मात्रा में बोले जाते हैं, वो स्वर एक मात्रा में भी बोला जा रहा हो। और क्या है वो?
वो मूर्धन्य भी हो, मूर्धा से भी बोला जा रहा हो, तो कौन सा होता है? ऋतु रषणा मूर्धा, यानी कि री क्या है हमारा? री हमारा मूर्धा से भी बोला जाता है, और ये हमारा ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रा वाला स्वर भी होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न संख्या 31, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ए दंत, बी मूर्धा, सी कंठ और डी तालु। तो देखिए बेटा, हमने आपको बताया था ईचू यश नाम तालु, जो हमारा शीए वाला श होता है, ये किससे बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? चार विकल्प है, ए तय, बी गै, सी जय और डी मैं। तो तालु से क्या होता है? ईचू यश नाम तालु। छोटी बड़ी च वर्ग च, छ, ज, झ और इ, ये किससे बोले जाते हैं बेटा? तालु से बोले जाते हैं। और शा, ये वाला शा किससे बोले जाता है? तालु से बोला जाता है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा मिलता है। ये कह रहे हैं कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है, इनमें से कौन से का उच्चारण स्थान तालु है? ट का नहीं है, ग का भी नहीं है, जय। किसका उच्चारण स्थान तालु है बेटा? जय। देखिए ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। च, छ, जय, झ, इया और श किससे बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं। ठीक है, इनके बोलने का स्थान क्या है? तालु। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी जय। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष है? एक है विजय, सी जय और डी घ। तो हम लिख के देख लेते हैं, ठीक है। क, ख, ग, घ। अब ख, ग और घ तो एक ही वर्ण में आ गए, लेकिन जय किसका है? जय अलग है। तो च वर्ग भी लिख लेते हैं, च, छ, जय और झ। अब देखते हैं, ये कह रहे हैं कि अघोष, और आपको पता है कि जो पहले दो वर्ण होते हैं, हर वर्ग के पहले दो वर्ण अघोष होते हैं। अघोष, अघोष, बाद के तीनों वर्ण घोष होते हैं। अण और ये सॉरी इया, ये कौन सा होता है? ये होते हैं घोष, घोष, और ये भी क्या होते हैं? ये भी होते हैं घोष। पहला और दूसरा वर्ण घोष होता है और बाद के तीनों वर्ण घोष होते हैं। मैं ये बात बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो चलिए देखते हैं। ग क्या है? घ क्या है? घ हमारा अघोष है, ठीक है। ग हमारा अघोष नहीं है, घोष है। ज भी हमारा घोष है और घ भी हमारा घोष है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करेंगे बेटा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 34, घ, ग, ये ई नहीं है बेटा, ये ड है, ठीक है। इसे ई मत समझना। इनमें से कौन सा अघोष व्यंजन है? चार विकल्प है, ए एक, बी चार, सी दो और डी तीन। तो चलिए देख लेते हैं हम बेटा। है ग है इसमें और ड भी है, तो हम क्या करेंगे? इसे, इसके वर्गों को लिख के ही देख लेंगे। क, है, ग, घ और अण, ठीक है। च वर्ग भी, टी वर्ग भी लिख लेते हैं। है, ड और ढ और अण। चलिए, ये कह रहे हैं कि अघोष, तो आपको पता है पहले दो वर्ण अघोष होते हैं। पांचों वर्ग के पहले दो वर्ण अघोष होते हैं, यानी कि ये भी अघोष है, ये भी अघोष है, और बाद के तीन क्या है? घोष है। ये भी घोष है और ये भी घोष है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें घ, घ क्या है? घ तो घोष है, तो घ भी नहीं हो सकता। ग, ग भी घोष है, ग भी नहीं हो सकता। ड भी घोष है, ठीक है। अब क्या बचा इसमें? ट, ट क्या है? ट अघोष है। तो इसमें अघोष वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? एक। ये आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक। प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, फिर से अघोष इन्होंने आपसे पूछ लिया है, तो चलिए लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। च वर्ग, च है इसमें तो च वर्ग लिख लेते हैं। च, छ, ज और झ और इया। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें ड है, तो ट वर्ग भी लिखते हैं। ठ, ड, ढ और रा। चलिए इसमें चारों हमारे ये क्या हो गए हैं? शामिल हो गए हैं। देखते हैं। ड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले दो वर्ण अघोष, फिर अघोष, फिर घोष,
फिर घोष, फिर घोष। ठीक है, तो देखिए ड क्या है हमारा, ड है बेटा हमारा घोष। ये देखिए ये आ गया हमारा घोष, तो ड हमारा नहीं हो सकता। झ, झ क्या है हमारा, झ है हमारा घोष, तो हमारा झ भी नहीं हो सकता। च, च क्या है हमारा अघोष, च को छोड़ देते हैं। ज, ज क्या है बेटा हमारा, च भी हमारा घोष है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष कौन सा है हमारा च। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, च। देख लीजिए, अगर हम देखें ड क्या है हमारा, ड हमारा घोष है, इन्होंने अघोष पूछा है। झ क्या है हमारा, झ भी हमारा घोष है, इन्होंने अघोष पूछा है। च क्या है, च हमारा अघोष है, इन्होंने भी अघोष ही पूछा है। ज क्या है हमारा, ज भी हमारा घोष है और इन्होंने अघोष पूछा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बेटा, हिंदी में जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 31। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 37, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। चार विकल्प है, ए वृष्टि, सी रिपु, सॉरी बी रिपु, सी क्रिया और डी वर्षा। तो इनमें से जो री की मात्रा का प्रयोग है बेटा वृष्टि, ये होती है हमारी री की मात्रा। ठीक है, तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 38, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए दंत, बी तालु, सी कंठ और डी मूर्धन्य यानी कि मूर्धा। तो बेटा च किससे बोला जाता है, तालु से। च वर्ग किससे बोला जाता है हमारा, तालु से, याद रखना इसे। प्रश्न संख्या 39, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो बेटा स्पर्श वर्णों की संख्या चार विकल्प है, 11, बी 14, सी 3 और डी 25। तो बेटा जो स्पर्श वर्णों की संख्या होती है हमारी 25। हमारे क, च, ट, ता और पा, ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। इसमें जो हमारे 25 वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। आप क च ट प करके भी याद कर सकते हैं, क ख ग घ ण, च छ ज झ न, प फ ब ट ठ ड ढ न, ता थ द ध न, प फ ब भ म। ये सब आप तो वर्गों के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 25, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण ही होते हैं। ठीक है, तो 5 पंजे 25। प्रश्न संख्या 40, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। ए नाक और मुंह, बी नाक, सी मुंह और डी ओष्ठ। तो बेटा अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, नाक और मुंह। और ये कौन से होते हैं, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन सा होता है, पांचों वर्ण का जो लास्ट का होता है, ये वाली है नखली, ये, ना और मा, ये क्या होता है, ये हमारे पंचमाक्षर होते हैं और ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं। प्रश्न संख्या 41, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। ए मा, बी दा, सी गा और डी सा। तो बेटा जो पंचमाक्षर है वो कौन सा है, मा। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा हमारा ए। इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता, वो कौन सा शब्द है जिससे शब्द का आरंभ हम नहीं करते हैं। ए फ, बी अड़ा, सी ड और डी जय। तो बेटा अड़ा, अड़ा से हम कभी भी किसी भी शब्द का आरंभ नहीं करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 40 मतलब 43, क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा दंत्य ध्वनि है जो दांतों से बोली जाती है। ए छ, बी तै, सी पै और डी कै। तुलसा नाम दंत्य है, यानी कि जो हमारा त वर्ग होता है वो किससे बोला जाता है, दांतों से बोला जाता है, त वर्ग। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी, त वर्ग
दंत्य होता है। आप बोल के देखो, ता था दा धा। आपकी जीभ बार बार आपके दांतों के ऊपर के दांतों को टच करेगी तो वो क्या होते हैं, दंत्य। प्रश्न संख्या 44, किसका उच्चारण स्थान दंत्य है? ए पै, बी नै, सी गै और डी चै। अब ये कह रहे हैं किसका उच्चारण स्थान दंत्य है, मतलब कौन सा दांतों से बोला जाता है। पै किससे बोला गया, होठ से बोला गया। नै, नै किससे बोला जा रहा है, जीभ दांतों के लग रही है। गै, गै किससे बोला जा रहा है, जीभ ऊपर लग रही है, उत्क्षिप्त आपकी जो तालव्य है वहां पे जाके। और चे, सॉरी, गै, गै आपका कंठ से बोला जाता है बेटा। गै बोलोगे तो कंठ से आवाज आएगी आपकी। आप यहाँ फिंगर रख के देखिए, कै खे गै गै, यहाँ पे आपको एक अजीब तरह का वाइब्रेशन दिखाई देगा जब आप बोलेंगे, ठीक है। चे, चे आपका तालव्य से बोला जाता है। तो और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके दांत से कौन सा बोला जाता है, तो दांत से बोला जाता है न, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। पै किससे बोला जाता है, ओट से बोला जाता है, ओट से। गै कंठ से बोला जाता है, च तालू से बोला जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 45, वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ए कंठ है, बी तालव्य है, सी मूर्धन्य है और डी दंत्य है। तो बेटा तय वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तय वर्ग में होते हैं मूर्धन्य। तय वर्ग हमारे किससे बोला जाता है, मूर्धा से। कै वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। च वर्ग किससे बोला जाता है, हमारा तालव्य से बोला जाता है। और तय वर्ग हमारा किससे बोला जाता है, ये दंते से, दांतों से बोला जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 46, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे हमेशा। दंतीय नहीं है, इन्होंने नहीं है लगा दिया और हम दंतीय पढ़ के जल्दी जल्दी लगा के आते हैं। इन है, बी तय, सी तय और डी दय। तो ये कह रहे हैं दंतीय नहीं है। हमारे दंतीय कौन से होते हैं, दांतों से बोले जाते हैं। वर्ग है, द, ध और न, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे दंत्य होते हैं। तो न हमारा दंत्य है, तय भी हमारा दंत्य है और द भी हमारा दंत्य है। तो तय, तय हमारा दंत्य नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। आप बताएंगे कि तय हमारे तय वर्ग जो है वो किस में आ जाता है, कहां से उच्चारित किया जाता है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे बेटा, पीछे मैंने कई बार बताया आपको। प्रश्न संख्या 47, च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती हैं? ए वर्तस्य वर्ण में, बी दंत्य में, सी तालव्य में और डी कंठ्य में। तो जो हमारा च है बेटा वो हमारा आता है तालव्य में। ईचू यश नाम तालु, तो च वर्ग किस में आता है, तालव्य में आता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ए थे डेड है, बी मैं थे जेड है, सी थे डेड है और डी चे छे जेज है। तो हमारा तालव्य कौन सा वर्ण वर्ग होता है? चा वर्ग हमारा तालव्य होता है। इचू या शनाम तालु, तो चा वर्ग कौन सा होता है, हमारा तालव्य होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 49, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ओष्ठ्य, बी तालव्य, सी वत्स है और डी दंत्य है। तो छह किस कौन से वर्ग में आता है? छह आता है हमारा च वर्ग में। और च वर्ग कौन सा होता है हमारा? च वर्ग होता है हमारा तालव्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। प्रश्न संख्या 50, देखिए 50 प्रश्न पढ़ाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर दोनों तीनों कर देना आप। चलिए, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होता है? ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी मूर्धा और डी तालव्य। तो इचु य श श, ये वाला श किससे बोला जाता है, ये वाला श बोला जाता है बेटा तालव्य से, ठीक है। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आपके 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे आपको इतना ही डिटेलिंग में सारी चीजें पढ़ाएं। और मैं फिर से कह रही हूँ बेटा, आपको सब कुछ डिटेल में ही पढ़ना चाहिए,
ये जो आप 33% पे पास होने का या 40 पे पास होने का सोच रहे हैं, वो बस स्कूल वाले आपको अगली क्लास में प्रमोट कर सकता है, आपको कोई जॉब नहीं दिला सकता। जॉब लेने के लिए आपको डिटेल में ही पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो जितना हो सकता है अपनी एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ। अगर आपको डिटेल नहीं आती है तो आप डिटेल पढ़ो। सोशल मीडिया पे सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो चलिए बेटा चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।